दोस्तों, केरल टू बंगाल सियासत में तूफानी खेल शुरू हो गया है। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगना और केरल के अंदर शशि थरूर को मणिशंकर अय्यर का साथ मिलना यह बता रहा है कि अब सियासत का असली काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ शिवम भाई मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका यूट्यूब चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल। और देश की बात में आज शिवम भाई चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि क्या अब ममता बनर्जी और साथ ही केरल के अंदर कांग्रेस और वामपंथी दिलों की हालत खराब हो गई है। क्या अब ये सियासत का काउंटडाउन शुरू समझे? आखिर क्या कुछ हो रहा है? जी, आदर्श जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, ये काउंटडाउन और जो दिल की धड़कनें हैं ना, वो उसी स्पीड में और तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और बंगाल में जिस तरीके से इस बार चुनाव आगे बढ़ रहा है, इस बार ममता बनर्जी सही में असहज अपने आप को महसूस कर रही है। क्योंकि पिछली बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना था। इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो अपना वो खोया हुआ वोटर है, जो 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, जो भी एक फाइनल डिजिट 28 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिश करेगा कि इतने वोटर गायब हो गए हैं, ममता बनर्जी को जब वो रिकवर करने पड़ेंगे, जब उसके लिए उन्हें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तब वो इसलिए एसआईआर के महत्व को समझ रही है कि वो नुकसान बहुत बड़ा है। आप बीजेपी से लड़ लेंगे, उसे कैसे कवर करेंगे? इसीलिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस खुद लड़ती है। ममता बनर्जी एसआईआर के माध्यम से दो चीजें स्थापित करना चाह रही हैं। पहला कि मैं एसआईआर के मुद्दे पर इसलिए लड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। और दूसरा, वो इंडिया अलायंस में और जो बीजेपी का विपक्ष है उसमें ये स्थापित करना चाहती हैं कि मैं ही हूं जो बीजेपी की मशीनरी के खिलाफ लड़ी थी। मैं हूं इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी नेता, राहुल गांधी नहीं है या कोई और नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जा रहे हैं ना ममता दीदी के द्वारा, वो इसी की बानगी है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, अगर उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी बचाना है और उन्हें यह भी डर है कि उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी या कार्यक्रम करेगी। कारण बंगाल की पॉलिटिक्स रिवेंज की पॉलिटिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी रिवेंज लेगी, लेकिन ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता है, टॉप लीडरशिप भले ही कुछ ना करे, लेकिन ग्राउंड का वो कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर जवाब देगा ना, जिसने अपने लोगों को खोया, जो सिंडिकेट का हिस्सा उससे त्रस्त थे। इसलिए ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, इस चुनाव को जीतना है। और यहां से बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इस चुनाव को जीतना है। अभी बीजेपी कितना कर पाएगी, कहां तक पहुंच पाएगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, इतना मुझे विश्वास है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार से बेहतर रहेगा। क्या अभी सरकार बनाने की स्थिति में वो पहुंच गई है, ये कहना जल्दी है जी। लेकिन ममता बनर्जी की जो हालत इस वक्त बंगाल में हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है। इतनी बौखलाहट, इतनी छटपटाहट अगर किसी नेता में दिखाई देती है, तो ये साफ संकेत जाता है कि किसी बात का खतरा तो है। वो दिल्ली आ जाती हैं, दिल्ली आकर यहां भी बवाल काटती हैं, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में वकील बन जाती हैं, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होती है तो इलेक्शन कमीशन को सुनाने लग जाती हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का 7 अधिकारियों को सस्पेंड करना, यह किस तरीके का संकेत दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अब मन बना लिया है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पहुंच रही थी, कई खबरें निकलकर सामने आई कि उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है ममता बनर्जी से साफ तौर पर कि सपोर्ट कीजिए, एसआईआर डंके की चोट पर होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या ममता समझ चुकी हैं चारों तरफ से मुंह की खानी के बाद अब इलेक्शन कमीशन का पश्चिम बंगाल में कोई तूफान खेल देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में? क्या ऐसी ही कार्रवाई होगी? देखिए, अभी 2 तारीख महत्वपूर्ण है, 18 और 20। 18 तारीख को जो आईपैक वाला मामला था, उसमें सुनवाई है। उसमें ईडी ने सबूत रख दिए हैं कि किस तरीके से पुलिस ममता बनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करने आई थी, बल्कि वहां पे सबूत नष्ट करने आई थी। और अगर ये स्थापित हो जाता है तो ममता बनर्जी हो, उनके डीजीपी साहब हो, उनके कमिश्नर साहब हो, ये सब लंबे लपेटे जाएंगे। इन्हीं लोगों की जरूरत है ममता बनर्जी को चुनाव में।
यही तो डर्टी वर्क करेंगे, यही तो काम करेंगे, यही तो माहौल बनाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अधिकारी कहीं बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाएगा, उन्हें इन्हीं लोगों से काम चलाना है। और अगर इतने बड़े बड़े नाम और इनसे जुड़े हुए इकोसिस्टम अगर उस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तो चुनाव में कितना बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव भी तो ऐसे ही जीते थी। आपने सीआरपीएफ के जवान, सर अब सब लोग कहते हैं सीआरपीएफ की टुकड़ी भेज दीजिए भैया बंगाल में, अमित शाह ने भेज दी मान लीजिए 50 टुकड़ियां, क्या होता है? आप जिला मुख्यालय में बैठ जाते हैं, आप किसी मान लीजिए कोई छोटा कस्बा है उसमें जाके बैठ जाती है वो, लेकिन अंदर गलियों में क्या चल रहा है, पोलिंग बूथ पे क्या चल रहा है, वो सीआरपीएफ के हाथ में नहीं होता, वहां की लोकल पुलिस के हाथ में होता है। इसलिए सीआरपीएफ का वहां पहुंचना कामयाब नहीं हो पाता। ऐसे सिस्टम से ऐसे लोगों को अगर बाहर करेंगे तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा। दूसरा, 20 तारीख को जो आपने बात कही उसके ऊपर सुनवाई है, एसआईआर से जुड़ी हुई सुनवाई। 7 अधिकारी ऑलरेडी सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसमें से एईआरओ स्तर के अधिकारी हैं, बीडीओ स्तर के अधिकारी हैं, और उन्हें सेक्शन 13 सीसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1953 के तहत ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सहेज नहीं रहे हैं, या जहां डॉक्यूमेंट ही नहीं है उन लोगों को भी आप सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एसआईआर क्या है? साफ सफाई। और आप उस कूड़े को बेड के नीचे या कारपेट के नीचे आसानी से सरका रहे हैं कि कभी और काम आएगा। और जब वो पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया उन 7 अधिकारियों का, इसी ने सस्पेंड किया। और जब चुनाव हो जाएगा तो उनके खिलाफ जांच भी होगी और टर्मिनेशन भी होगा। और ये बात जो वहां की चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें बुलाकर साफ समझा दिया गया इसी की तरफ से कि भैया ऐसा है, अब सुप्रीम कोर्ट से मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था ना राज्य सरकारों को कि आपको सहयोग करना ही पड़ेगा। और जब 28 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी और उसके बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और सारी चीज तो फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगी। और ममता बनर्जी को पता है कि बस इतना ही विंडो है मेरे पास, इसी के बीच में मुझे जो करना है, जैसे करना है, इसी के बीच में वो कर सकती है। इसीलिए ममता बनर्जी अब यहां से और डेस्परेट होती दिखाई देंगी। हो सकता है अगले कुछ दिनों में ममता बनर्जी के द्वारा और कुछ और चीजें की जा सके। इसीलिए जब ममता बनर्जी जाती हैं दिल्ली में तो सारे सांसद एक्टिवेट हो जाते हैं टीएमसी के, संसद के अंदर हल्ला हंगामा सब कुछ, क्योंकि उन्हें दिखाना था अपने नेता को। भतीजा भी बोलने लगता है, सब काम होने लगते हैं। तो बंगाल का चुनाव यहां से हिंसक भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी होगी। हाँ। और जब वो होगी, जी बिल्कुल सही बात है। और योगी जी की एंट्री, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद दिल्ली ये सोच रहा है कि योगी जी को जल्दी उतारा जाए, क्योंकि एक एक मुद्दे सज चुके हैं टेबल पर। योगी जी को सब कुछ रखा हुआ मिल रहा है, चाहे बाबरी की बात हो, चाहे घुसपैठियों की बात हो, चाहे ममता बनर्जी को दिल्ली से लेकर बंगाल तक लगी फटकार की बात हो। हर एक पैमाने पर योगी जी जब उतरेंगे तो जाहिर सी बात है इन सब मुद्दों पर वो फ्रंट फुट से बैटिंग करते नजर आएंगे। लेकिन एक और इसमें जानकारी, क्योंकि अभी एक खबर पता चली मुझे कि संजय बारू कह रहे हैं, जो कि कभी मनमोहन सिंह के सलाहकार हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाइए, राहुल गांधी को नहीं, ममता बनर्जी को बनाइए। तो आप जो मैंने अभी कहा कि इंडिया अलायंस में जो झगड़ा है ना नेता बनने का, हाँ। जो कर रही है ममता बनर्जी उसी के लिए तो है। और राहुल गांधी संसद में जो कर रहे हैं वो सरकार को घेरना, परेशान करना, उससे कहीं ज्यादा अपने आप को इंडिया अलायंस में एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। वो एक नए, वो ये दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से लड़ रही है तो भैया मैं ट्रेड डील, एफसीन, ये वो 10-5 चीजें हैं, मैंने सबको जोड़ लिया, मैं इसके मुद्दे पर सरकार से लड़ रहा हूं, मैं बड़ा नेता हूं। और जो ये लेकर आएंगे ना अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ, महत्वपूर्ण यहां देखना यह है कि टीएमसी साथ देगी या नहीं। क्योंकि अगर टीएमसी साथ देती है तो क्या हुआ, बड़ा खिलाड़ी कौन, कांग्रेस, उसके पीछे टीएमसी चली। और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में क्या कहेगी टीएमसी, कांग्रेस बड़ी कि हम बड़े। तो टीएमसी साथ देगी नहीं देगी ये देखना महत्वपूर्ण है। और यहीं से इंडिया अलायंस की असली ताकत पता लगेगी, कौन कितने साथ है। इंडिया अलायंस तो पता ही नहीं है। इंडिया अलायंस तो ये सिर्फ नाम मात्र का है, लोगों को भ्रम करने के लिए। वो तो कह दिया था ये बिहार वाले ने
चुनाव हो गया, इंडिया अलायंस खत्म। कह दिया था वो उमर अब्दुल्ला ने, चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस खत्म। इंडिया अलायंस तो इतना अच्छा था कि उमर अब्दुल्ला ने वहां मंत्री पद की सीट ही नहीं दी इन्हें, इतने मजबूत थे। खैर, अभी जो बंगाल में होने वाला है, मुझे लग रहा है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। और अगर वो नहीं जीतती है तो बीजेपी को वापस से अपने सारे फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा, दोबारा से काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो उसको मिस कर रही है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ इतने प्रभावी हैं, जो पूरा यूजीसी का मुद्दा चल रहा है ना, मैंने एक आदमी अब तक योगी आदित्यनाथ का बुराई करते नहीं देखा, भले ही वो बीजेपी को कुछ भी कह रहा है। ये ताकत है आज के समय में योगी आदित्यनाथ की, और उसको लेकर जब वो वहां पर जाएंगे, अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर वहां पर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो। और इसलिए ममता बनर्जी परेशान होती है ना। और ममता बनर्जी ट्रेडमिल पे से भी गिर गई, सारे सब काम उन्होंने कर लिए, अब क्या नया टोपी में से निकाल के लाएंगी वो अलग चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ सिंपैथी के लिए वो क्रिएट करेंगी, इसके लिए भी इंतजार रही है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन कुछ जो हो रहा है वो बंगाल से लेकर केरल तक में हो रहा है। केरल की सियासत में भी इस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसने यह साबित कर दिया है कि एलडीएफ यूडीएफ की लड़ाई में अब तीसरा भी, यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कड़ी मेहनत, वो कुछ ना कुछ वहां जरूर दिखा रही है, जिससे कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। राजधानी पर कब्जा करना, जहां से शशि थरूर आते हैं, शशि थरूर का बीजेपी के फेवर में लगातार बयान देना, मोदी जी की तारीफों में पुल बांधना, राहुल गांधी की मीटिंग्स में ना जाना, और अब मणिशंकर अय्यर का बयान दे देना कि कांग्रेस पार्टी जो केरल में होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है, लेफ्ट वहां पर कहीं ना कहीं वो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये केरल की बदली हुई सियासत, बदली हुई हवा क्या इशारा कर रही है? देखिए, इशारा ये कर रही है कि जो राहुल साहब है ना, उनके 3 लक्ष्य हैं। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री बनना है, और केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनना है। तो गौरव गोगोई वाला तो मामला अलग हेमंता ने हैंडल किया हुआ है। केसी वेणुगोपाल का जो मामला है, ये पार्टी के अंदर ही सेटल करने का प्रयास है। क्योंकि एक व्यक्ति जो सर्वे सर्वा बन गया, अपने आप को राहुल से ऊपर समझ रहा है। कारण, राहुल कहीं बोलते हैं तो केसी वेणुगोपाल टोक देते हैं। कांग्रेस में किसी व्यक्ति में इतनी हैसियत नहीं है कि वो गांधी परिवार से बोलने वाले किसी व्यक्ति को टोक दे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि भैया सोनिया गांधी की वजह से मेरी राजनीति है, वो अलग बात है। सोनिया गांधी के भारत में आने से पहले से वो विधायक है। हाँ। तो समझिए गांधी परिवार का क्या वर्चस्व है। अगर उसे केसी वेणुगोपाल टोक देता है, तो ये ताकत है आज के समय में संगठन में। और इस बात से शशि थरूर असहज हैं, इस बात से मणिशंकर असहज हैं, इस बात से केरल का लगभग हर कांग्रेसी असहज है। तो संघ से बाद में लड़ना, बीजेपी से बाद में लड़ना, वो शांति से सहजता के साथ अपना काम कर रहे हैं। उन्हें पता है हमें कैसे कैसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर चलने हैं, सलामी स्लाइसिंग करनी है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। पहले म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा होगा, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पता है उन्हें कैसे करना है। त्रिपुरा में कर चुके हैं, अलग अलग जगह वो कर चुके हैं इन चीजों को। तो केरल में लगे हुए हैं, लेकिन यहां अपनों से उलझे हैं वो। शशि थरूर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अभी बताइए, कांग्रेस शशि थरूर को मुख्यमंत्री बनाएगी कि केसी वेणुगोपाल को बनाएगी? और मणिशंकर को बनाएगी? ये मणिशंकर अलग सोच रहा है, भैया मैं तो पुराना वेटरन नेता हूं, मुझे बनना चाहिए। और ये लिटमस टेस्ट है राहुल गांधी की लीडरशिप का, और वो हर टेस्ट में फेल है, इसमें भी फेल है। इसलिए जो कदर कटा है केरल के अंदर। केरल में यही स्थिति रही तो यूडीएफ एलडीएफ के सामने कहीं नहीं टिकेगा, और जो वोट कटेगा उसका फायदा बीजेपी को होना है। क्योंकि जो लेफ्ट के बरक्स ढूंढ रहे हैं अपना ऑप्शन, और अगर वही उनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो वो कहीं तीसरा ऑप्शन तो ढूंढेंगे ना। इसलिए तो क्यों जीते इसका शशि थरूर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कहीं ना कहीं उनका कुछ सहयोग रहा होगा। मोदी जी से प्रेम है आजकल उनका, मोदी जी विदेशी दौरों पे भेज रहे हैं अपनी टीम में, तो उन्होंने कहा होगा भैया टोकन ऑफ अप्रिसिएशन थोड़ा मेरी तरफ से। कुछ पार्टी का काम है, कुछ संगठन का काम है, कुछ संघ का काम है। तो जो लास्ट बेस्टियन बचे हैं जहां बीजेपी अब तक नहीं पहुंच पाई है, तमिलनाडु है, आपका केरल है, यहां पर भी पहुंचेंगे। केरल वो जगह है जहां संघ का सबसे ज्यादा काम है। हाँ। वो तैयारी जो की गई है
उसके फ्रूट्स अब आने लगे हैं। वो बैम्बू का पेड़ होता है ना, 5-4 साल वो दिखता नहीं, इतना सा होता है, फिर वो रोज कहीं कहीं फिट बढ़ता है। तो वो तैयारी की गई है, उसका रिजल्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। और केरल में भी, और ऐसा नहीं है एलडीएफ का हाउस भी इन ऑर्डर है, वहां पर भी बहुत झगड़े हैं, वहां पर भी बहुत परेशानियां हैं। तो आबादी इन के सब, घनत्व के हिसाब से देखें तो लोगों को लगता होगा कि उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आरएसएस की शाखाएं सबसे ज्यादा आबादी घनत्व के हिसाब से केरल में हैं। केरल में आरएसएस आज से नहीं है, वो तो चाहे जिस तरीके की घटनाएं इतने सालों से निकलकर सामने आई हो, लेकिन जो कह रहे हैं कि बीज बोया गया था, बीज का ये पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फल देने लायक हो रहा है, और इसी वजह से केरल से लेकर बंगाल में कहीं ना कहीं तूफान मचा हुआ है। मैं समझना चाहूंगा केरल के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों की कहीं ना कहीं सियासी इमेज भी दांव पर लगी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि प्रियंका वायनाड से आ रही हैं। इसी से ही केरल की अगर राहुल की कुछ बची कुछ इज्जत बची थी तो इसी वायनाड ने बचाई थी। और अब जो वहां माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें शशि थरूर कितना डैमेज और मणिशंकर अय्यर कितना डैमेज कांग्रेस पार्टी को ही कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम के इलेक्शन में वामपंथ से ज्यादा सीटें मिली हैं इसे, यूडीएफ को, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को। तो अब क्या समझे, विधानसभा इलेक्शन तक कुछ और भी कुछ देखने को मिलेगा हमें? जी देखिए, पकड़ इतनी मजबूत है वायनाड के अंदर, अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समर्थन नहीं करती तो मुझे लग रहा है कई गिलास पानी पीना पड़ता, दीदी को भी और भैया को भी। वहां से समर्थन आया तो जीत सुनिश्चित हुई है। तो कोई हर चीज थाली पे सजाकर नहीं मिली हुई है, मेहनत करनी है आपको। और दूसरी बात, शशि थरूर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पहली बात तो शशि थरूर एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, आप कास्ट पॉलिटिक्स को नकार नहीं सकते, ठीक है, आप माने कास्ट को नहीं मानते हैं, वो एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, उनका वर्चस्व प्रभुत्व केरल के अंदर है, लोग उन्हें एक बड़ा नेता मानते हैं। बड़ी दिक्कत बस ये आ गई है, जो केरल के वो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी, वो भी केरल के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, वरना थरूर साहब अब तक इधर कब के आ गए होते। थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स का भी जो सामंजस्य वो गुणागणित है, उसकी वजह से उनके रास्ते इधर आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, खेल बना नहीं सकते, खेल बिगाड़ सकते हैं। आप बीजेपी में आके मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन अपनी जो, अब यही तो समय है, यही तो बार्गेन करने का समय है, यही तो आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। अभी मुलाकात भी हुई है उनकी राहुल गांधी से, और वो खड़गे बड़गे के साथ फोटो वोटो सब कुछ आया है उनका। हाँ। अभी शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक बयान नहीं दिया, उन्होंने सभी एजेंसी को बुलाया, एएनआई को अलग बुला रखा, एएनएस वाले अलग बुला रखे हैं, अलग अलग चैनल वाले बुला रखे हैं, हर जगह एक नया 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 बयान, कहीं किसी को कुछ, कहीं किसी को कुछ, कहीं किसी को कुछ, क्योंकि ये डेलिबरेट है चुनाव से पहले अपना महत्व बताने के लिए पार्टी को। तो अगर हर व्यक्ति खड़ा होके संगठन के लिए काम ना कर कर संगठन को उसकी औकात और अपनी औकात समझाने में लगा रहेगा, तो आप समझ जाइए चुनाव कहां जाएगा। फिर आप कहते रहिएगा ईवीएम हैक हो गई जी, मोदी जी ने एसआईआर करा दिया था जी, नहीं वो लेफ्ट वालों ने गुंडागर्दी कर दी थी, 10 बहाने मारिएगा, लेकिन चुनाव हाथ से निकल चुका होगा। और केसी वेणुगोपाल इस चुनाव के बाद कहां जाएंगे? अगर राहुल सही तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो केसी वेणुगोपाल को भी अपनी राजनीति सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि इस चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जाए। जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हाल कुछ वैसा ही ना हो जाए। शशि थरूर अभी तो खैर मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर शशि थरूर को, अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी ने कुछ वैसी हवा दी होगी, एक बार हवा मिल गई तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी ये देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट ने जो राजस्थान में किया, हालांकि सचिन पायलट से उम्मीद बहुत ज्यादा की थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे मान गए। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मध्य प्रदेश के अंदर किया, उन्होंने तो सत्ता ही उखाड़ के फेंक दी। और इसके अलावा चाहे आपके हिमंता हो या फिर जो भी चीजें हैं बाकी राज्यों के अंदर भी देखने को मिली। शशि थरूर कहीं अगले उन्हीं नेताओं की श्रेणी में ना जाए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सचिन पायलट के साथ दिक्कत क्या थी? पीछे विधायक नहीं थे। और अभी बात जो चल रही है शशि थरूर की, सुना है डीके शिव कुमार भी दिल्ली आए हुए थे, 80-90 उनके साथ भी थे लोग। वहां तो ये कह दिया गया है नहीं नहीं वो राहुल जी सब डिसाइड करेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी से भी बातचीत की, प्रियंका से भी बातचीत की, प्रियंका के ही कैंप के माने जाते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है आज के समय में, आप ये बताइए, जहां कांग्रेस नेतृत्व में दिक्कत नहीं है
और कांग्रेस उस जगह मजबूत, मतलब सरकार में और दिक्कत नहीं है, ये स्थिति है। जी बिल्कुल सही बात है और उसी का ही खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। आप सचिन पायलट का आपने जिक्र किया, डीके शिव कुमार भाई आप पहले वादा कर देते हो मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसी सचिन पायलट ने मेहनत करके सरकार बनाई, सिंधिया ने ऐसे ही किया, ऐसे ही डीके शिव कुमार ने। कोई वहां सिद्धरमैया को थोड़ी पूछ रहा था, सिद्धरमैया से ज्यादा ताकत शिव के भाई, सारा खजाना खोल दिया था उस आदमी ने। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ वही मनी, पैसा भाऊ, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में देश की सियासत में एक बड़ा टर्न अराउंड होने वाला है और शशि थरूर से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भी हालत खराब होने वाली है। इधर शशि थरूर झटका दे सकते हैं, उधर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को संभालने के लिए अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ ने फील्डिंग सेट कर ली है। थैंक यू सो मच शिवम भाई, आप हमारे साथ जुड़े और आपका भी यूट्यूब चैनल है, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। दर्शकों वहां पर वो इनसाइट्स रखते हैं, राजनीति के अंदर की बातें बताते हैं, आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद ये रहेगी कि आगे भी हम जुड़ेंगे, एक सार्थक जी चर्चा अलग अलग मुद्दों पर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। जय